मनुष्य के जब बर्बादी के दिन आते हैं तब वह कौन सी 3 गलतियां करता है। दर्शक बंधु, जिंदगी में हर इंसान सफलता चाहता है, खुशियां चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की बर्बादी शुरू होती है तब वो कौन कौन सी गलतियां करता है जो उसे उस अंधेरे में धकेल देती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी घातक गलतियों की जो किसी भी इंसान के पतन का कारण बनती हैं। ये गलतियां धीरे धीरे आपकी जिंदगी को निगलने लगती हैं और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इनसे बच गए तो आपकी जिंदगी कभी तबाह नहीं होगी। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भारत की पावन भूमि पर स्थित एक आलीशान रिसॉर्ट की हल्की गर्म हवाओं में फूलों की भीनी भीनी महक चारों ओर फैल रही थी। मुख्य द्वार पर शांति का वातावरण उस समय भंग हो गया जब एक अप्रत्याशित व्यक्ति वहां पहुंचे। रमेश वर्मा, एक वृद्ध व्यक्ति जिनके बाल सफेद हो चुके थे, साधारण वस्त्र धारण किए और एक पुराना सा बैग कंधे पर लटकाए हुए उस भव्य द्वार के समक्ष ठहर गए। उनके शांत और स्थिर कदम उस स्थान की चमचमाती गाड़ियों और आकर्षक परिधानों के बीच अलग ही प्रतीत हो रहे थे। सुरक्षा गार्ड्स ने एक दूसरे की ओर ध्यान से देखा, मानो विचार कर रहे हों कि यह व्यक्ति इस दिव्य वातावरण में किस प्रयोजन से आए हैं। उनमें से एक गार्ड ने थोड़ा संयम दिखाते हुए पूछा, महाशय, यह एक निजी रिसॉर्ट है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? रमेश ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं यहां एक दिन बिताना चाहता हूं और इस स्थान को देखना चाहता हूं। गार्ड थोड़ा चकित हुआ, क्योंकि साधारण वेशभूषा में कोई व्यक्ति यूं पैदल आकर ऐसी बात कहे, यह असामान्य था। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने रेडियो पर रिसेप्शन को सूचना दी, यहां एक अनोखे मेहमान आ रहे हैं, कृपया ध्यान रखें। जैसे ही रमेश ने रिसॉर्ट के भव्य हॉल में प्रवेश किया, वहां का वातावरण जैसे उन्हें नमस्कार कर रहा हो। फर्श ऐसा चमक रहा था मानो किसी पूजा के लिए स्वच्छ किया गया हो और विशाल झूमर की दिव्य रोशनी उनके चश्मे पर झिलमिला रही थी। रमेश के सहज और संतुलित कदम मानो यह दर्शा रहे थे कि उनके लिए यह वातावरण कोई नई बात नहीं। रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी उन्हें ध्यान से देख रहे थे। उनकी सीधी मुद्रा और आत्मविश्वास से भरी दृष्टि सभी को जैसे किसी अज्ञात दिव्य उपस्थिति का आभास करा रही थी। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या उन्हें पता है कि यह जगह कितनी भव्य है? शायद यह भटक गए हैं। एक युवा रिसेप्शनिस्ट ने अपने वस्त्र ठीक करते हुए और चेहरे पर थोड़ी असहज मुस्कान लाते हुए रमेश का स्वागत किया। हमारे रिसॉर्ट में आपका स्वागत है, कृपया बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? रमेश ने सीधे और शांत स्वर में कहा, मैं आपके सबसे सुंदर और भव्य बंगलों को देखना चाहता हूं। यह सुनते ही वहां कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा आश्चर्य से उनकी ओर देखा और पीछे खड़े एक कर्मचारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। खुद को संभालते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या आप निश्चित हैं? शायद हम आपको कुछ और सुविधाजनक सुझाव दे सकते हैं। रमेश ने हल्के से सिर झुकाया, मानो प्रश्न पर गंभीर विचार कर रहे हों। फिर शांत और सहज भाव से बोले, मैंने निश्चय किया है, कृपया मुझे सबसे श्रेष्ठ दिखाइए। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ क्षण ठहर कर एक अटेंडेंट को बुलाया जो रमेश को बंगलों तक ले जाने वाला था। अटेंडेंट ने रमेश को ऊपर नीचे देखते हुए कहा, इस ओर आइए, और उसके स्वर में हल्की उदासीनता झलक रही थी। अटेंडेंट तेजी से कदम बढ़ाने लगा, मानो यह कार्य शीघ्र निपटाना चाहता हो। गलियारों की दीवारें कलात्मक चित्रों से सजी हुई थीं और हल्की धूप उनकी चमक को और बढ़ा रही थी। रमेश इन सभी से अप्रभावित अपने सहज और शांत कदमों से चलते हुए चारों ओर के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। पहले बंगले पर पहुंचकर अटेंडेंट ने थोड़ा नाटकीय अंदाज में दरवाजा खोला, जैसे यह उम्मीद कर रहा हो कि रमेश इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,
यह हमारे सबसे शानदार कमरों में से एक है। रमेश ने बिना किसी प्रतिक्रिया के दृढ़ कदमों से भीतर प्रवेश किया। हर कोने को ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न तो कोई विस्मय था, न ही खुशी। वे ऐसे चल रहे थे जैसे यह सब उनके लिए सामान्य हो। अटेंडेंट चुपचाप उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, यह सुंदर है, लेकिन इसमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। अटेंडेंट ने जिज्ञासावश पूछा, क्या आप पहले यहां आए हैं? रमेश हल्के से मुस्कुराए और बालकनी की ओर नजरें फेर लीं, मानो सवाल का कोई महत्व ही न हो। जब वे रिसेप्शन लौटे तो वहां कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने पूछा, क्या वे और कमरे देखना चाहते हैं? अटेंडेंट ने रेडियो पर चिढ़ते हुए उत्तर दिया, हां, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे ढूंढ क्या रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब अजीब लग रहा है, वे हमारे मेहमानों जैसे नहीं दिखते। रमेश ने रिसेप्शन पर पहुंचकर शांत स्वर में कहा, मुझे आपके सबसे महंगे बंगले के किराए के बारे में बताएं। रिसेप्शनिस्ट इस सवाल पर चौंकी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूरी जानकारी दी। रमेश ध्यान से सुनते रहे और सिर हिलाते रहे। जब विवरण समाप्त हुआ तो कर्मचारियों को लगा कि शायद रमेश इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, लेकिन रमेश ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, यह उचित लगता है, मैं यहीं रुकूंगा। एक पल के लिए रिसेप्शन पर सन्नाटा छा गया। जो पहले कर्मचारियों के चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, वह अब आश्चर्य में बदल चुकी थी। किसी ने धीरे से बुदबुदाया, क्या वह मजाक कर रहे हैं? रमेश ने अपने बैग से धीरे धीरे नोटों का बंडल निकाला और सटीक राशि काउंटर पर रख दी। नोटों की गिनती की आवाज वातावरण में गूंज उठी और हर कोई हैरानी से उन्हें देखता रह गया। रमेश ने शांत स्वर में कहा, कृपया कमरा तैयार करें, और अपने बैग की पट्टी को ठीक करते हुए खड़े हो गए। अटेंडेंट, जो अब उन्हें उनके कमरे तक ले जाने वाला था, उतना ही चकित था जितने बाकी कर्मचारी। रमेश उसी शांति और सहजता से चल रहे थे, मानो इस भव्यता का कोई प्रभाव उन पर न हो। जैसे ही रमेश उस विशेष बंगले की ओर बढ़े, कर्मचारियों के बीच एक सवाल गूंज रहा था, यह व्यक्ति कौन है? इतनी साधारणता में इतना आत्मविश्वास कहां से लाते हैं? उनके हर कदम के साथ उनके व्यक्तित्व की गहराई और उनकी वास्तविक पहचान जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रमेश के साथ चल रहा अटेंडेंट असहज महसूस कर रहा था। वह तेजी से चलता और बीच बीच में रमेश की ओर देखता, जो उसी स्थिरता से पीछे आ रहे थे। आलीशान माहौल और रमेश की सादगी का यह विरोधाभास अटेंडेंट को बेचैन कर रहा था। जैसे ही वे चौड़े गलियारों से गुजरे, जो कलात्मक सजावट और दिव्यता से सजे हुए थे, अटेंडेंट ने आसपास नजर डाली, जैसे मेहमानों की जिज्ञासा भरी निगाहों से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रमेश इस सबसे अप्रभावित शांत भाव से अपने चारों ओर के वातावरण को गहराई से देख रहे थे। बंगलों की ओर बढ़ते हुए रमेश ने पहली बार प्रश्न किया, यहां पर खाना बनाने की कक्षाएं कितने समय से चल रही हैं? अटेंडेंट ने थोड़ी असहजता के साथ उनकी ओर देखा और कहा, यह हमारी प्रीमियम सुविधाओं का हिस्सा है और कुछ वर्षों से यह सेवा उपलब्ध है। उसके स्वर में हल्का व्यंग्य भी झलक रहा था। रमेश ने सिर हिलाया, जैसे जवाब पर विचार कर रहे हों, और फिर दूसरे प्रश्न के साथ बोले, स्पा एरिया पूरी तरह से चालू है? अब अटेंडेंट की नजरें रमेश की ओर गहराई से टिक गईं, जैसे वह उनकी रुचि के कारण को समझने की कोशिश कर रहा हो। अटेंडेंट की बेरुखी के बावजूद रमेश हर कोने को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वह दीवारों पर इस्तेमाल लकड़ी की पॉलिश को हल्के से छू रहे थे और बड़े बड़े फूलदान में रखे फूलों को गौर से देख रहे थे। पहले यहां अलग फूल हुआ करते थे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अटेंडेंट ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और थोड़ी खींच के साथ उत्तर दिया, हम जगह को आधुनिक बनाए रखने के लिए समय समय पर बदलाव करते रहते हैं। यह हमारी खूबसूरती बनाए रखने का हिस्सा है। रमेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए आगे कुछ नहीं कहा। जब वे स्पा के पास से गुजरे तो रमेश कुछ क्षण ठहर गए। उनकी नजर पास के एक छोटे से बगीचे पर टिक गई। उन्होंने पूछा, यह जगह पहले खुली हुआ करती थी, है ना? अटेंडेंट अब पूरी तरह असमंजस में था। उसने कहा,
मुझे यकीन नहीं है सर। शायद यह मेरे यहां आने से पहले दोबारा डिजाइन किया गया होगा। रमेश ने सिर हिलाया, जैसे उनका सवाल पहले से ही उत्तर की पुष्टि कर रहा हो। जब अटेंडेंट ने फिर से तेजी से चलने की कोशिश की तो रमेश उसी शांत गति से चलते रहे, मानो हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे हों। एक बार फिर उन्होंने रुककर पत्थर की एक मूर्ति की ओर इशारा किया जो रास्ते को सजाने के लिए लगाई गई थी। यह पहले यहां नहीं थी, उन्होंने कहा। अटेंडेंट और भी असहज होते हुए बोला, यह हमारी हालिया सजावट का हिस्सा है। मेहमानों को आधुनिक कला पसंद आती है। रमेश ने कुछ पल मूर्ति को देखा और फिर बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के आगे बढ़ गए। अटेंडेंट ने पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हुए रिसॉर्ट की सेवाओं के बारे में बताना शुरू किया। हम सूरज उगने से पहले योग कक्षाएं, विशेष पाक अनुभव और निजी बोट टूर प्रदान करते हैं, उसने कहा और संबंधित स्थानों की ओर इशारा किया। रमेश चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनकी नजरें कभी कभी ऐसी चीजों पर टिक जातीं जो आमतौर पर दूसरों की निगाहों से छूट जाती थीं। जब वे मुख्य रेस्तरां के पास पहुंचे तो रमेश ने रुककर भव्य शीशे के दरवाजों को ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा, क्या रात के खाने में अब भी पारंपरिक पकवान परोसे जाते हैं? अटेंडेंट ने हल्के आश्चर्य के साथ जवाब दिया, अब हम अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए अनुकूलित गोरमेट मेनू पेश करते हैं। रमेश ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे बस रेस्तरां को ध्यान से देखते रहे और फिर धीरे धीरे वहां से हट गए। बंगले में पहुंचने पर अटेंडेंट ने पहली बार अपनी असहजता को मुस्कान में छिपाने की कोशिश की। यह हमारे सबसे खास कमरों में से एक है, उसने गर्व भरे स्वर में कहा। बंगला वाकई शानदार था। लकड़ी के खूबसूरत फर्नीचर, समुद्र के नजारे वाली बड़ी खिड़कियां और एक निजी स्विमिंग पूल। लेकिन रमेश ने प्रशंसा के बजाय शांत भाव से पूरे कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने दीवारों को छूते हुए और फर्नीचर के विवरणों को देखते हुए कहा, आपने यहां की फिनिशिंग बदल दी है। अटेंडेंट ने खींच छिपाने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया, हम अपने डिजाइन्स को ट्रेंड्स के अनुसार नियमित रूप से अपडेट करते रहते हैं। रमेश ने बस सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह यह सब पहले से जानते हों। जब वे बंगले से बाहर निकले तो रमेश ने स्पा की दिशा में इशारा करते हुए कहा, मैं वहां फिर से देखना चाहता हूं। अटेंडेंट ने हल्के से सिर हिलाया और रमेश का साथ देने लगा। जब वे बगीचे में पहुंचे, रमेश ने वहां के पौधों और स्थान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने धीमे स्वर में टिप्पणी की, यह पहले ज्यादा साधारण था। अटेंडेंट ने चुप रहना ही बेहतर समझा, मानो इस टिप्पणी का कोई उत्तर उसके पास न हो। कुछ देर तक रमेश स्थान का अवलोकन करते रहे, फिर उन्होंने अटेंडेंट की ओर मुड़कर कहा, मैं एक और बंगला देखना चाहता हूं, कुछ और खास, यदि संभव हो। अटेंडेंट ने अपनी हल्की नाराजगी छिपाते हुए कहा, जरूर सर, और रेडियो पर रिसेप्शन को सूचित किया। रमेश तब तक धीरे धीरे दूसरी दिशा में बढ़ने लगे थे। दूसरे बंगले की ओर बढ़ते हुए अटेंडेंट रमेश की असामान्य बातों के बारे में सोचने लगा। उनके सवाल न तो सामान्य थे, न ही सतही। रमेश की नजर हर छोटे विवरण पर जा रही थी, मानो वह पहले से ही सब कुछ जानते हों। अटेंडेंट ने रमेश की ओर देखा, जैसे उनकी मंशा समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रमेश उसी आत्मविश्वास और शांति से आगे बढ़ रहे थे, मानो उनकी उपस्थिति में कुछ भी रहस्यमय न हो। दूसरे बंगले में पहुंचकर रमेश ने और भी गहराई से निरीक्षण करना शुरू किया। बालकनी से क्षितिज की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, यहां का नजारा बेहतर है, यह तो बदला नहीं है। अटेंडेंट चुपचाप उनकी बात सुन रहा था और सोच रहा था कि रमेश को रिसॉर्ट के बारे में इतना सब कैसे पता था। जब बंगले से बाहर निकले, अटेंडेंट खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आपने कहा कि यह बदला नहीं है, क्या आप पहले यहां आ चुके हैं? रमेश हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बस रिसॉर्ट के एक और हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो वहां चलते हैं। अटेंडेंट ने गहरी सांस ली, ये महसूस करते हुए कि वह एक साधारण दिखने वाले लेकिन जटिल व्यक्ति के साथ है। खाना पकाने की कक्षाओं के लिए बनाई गई जगह अपने आप में अद्भुत थी। चमचमाते किचन काउंटर, उच्च गुणवत्ता वाले बर्तन और हर चीज बड़े सलीके से व्यवस्थित थी।
प्रतिभागी, जोड़े और अन्य मेहमान आधुनिक परिधानों में चमकते हुए जगह का आनंद ले रहे थे। इसी माहौल में रमेश वर्मा अपनी साधारण थैली लेकर दाखिल हुए। उनके प्रवेश करते ही नजरें उनकी ओर उठीं। कुछ में आश्चर्य, कुछ में अविश्वास और कुछ में उपेक्षा झलक रही थी। यह यहां क्या कर रहे हैं? एक महिला ने अपने साथी से फुसफुसाया। रमेश ने बिना ध्यान दिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की और अन्य प्रतिभागियों की तरह एक एप्रन पहन लिया। उन्हें जानबूझकर सबसे पीछे रखा गया, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। जब बाकी लोग आधुनिक उपकरणों को परखने और व्यंजनों पर चर्चा करने में व्यस्त थे, रमेश ने अपनी थैली खोली और अपने कार्यक्षेत्र का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने बर्तनों को ऐसे छुआ जैसे उनकी उपयोगिता को परख रहे हों। उनकी चाल में कहीं से भी असहजता या झिझक का कोई संकेत नहीं था। मुख्य शेफ ने अपनी भव्य उपस्थिति से सबका ध्यान आकर्षित किया। उनके आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व ने दर्शाया कि वे प्रशंसा के आदी हैं। शेफ ने कुछ परिष्कृत व्यंजनों की झलक दी और प्रतिभागियों के बीच काम बांटना शुरू किया। रमेश ने ध्यान से सुना, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने पूछा, क्या आपके पास पारंपरिक मसाले पीसने की पत्थर की सिल है? इस सवाल पर कमरे में हल्का सन्नाटा छा गया। कुछ प्रतिभागियों को यह सवाल हास्यास्पद लगा। शेफ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमारी आधुनिक रसोई में ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। रमेश ने शांत भाव से धन्यवाद दिया और अपनी सामग्री से एक अनोखी तकनीक अपनाई। कमरे में मसालों और व्यंजनों की खुशबू फैल गई। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन रमेश का तरीका सबसे अलग था। वह बड़ी सटीकता और सहजता से काम कर रहे थे, मानो उन्हें सब कुछ पहले से ज्ञात हो। धीरे धीरे प्रतिभागियों की नजरें उनकी ओर खींचने लगीं। उनकी तकनीक और व्यक्तित्व का अनोखा संयोजन सबको आकर्षित कर रहा था। जब व्यंजन प्रस्तुत करने का समय आया तो हर प्रतिभागी ने अपनी रचना शेफ के सामने रखी। रमेश ने सबसे अंत में अपना व्यंजन पेश किया। जैसे ही उनके पकवान की अनोखी खुशबू शेफ तक पहुंची, वह एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी नजरें रमेश के साधारण लेकिन प्रभावशाली व्यंजन पर टिक गईं। सजावट में सादगी थी, लेकिन उस सुगंध में एक पुरानी स्मृति ताजा हो गई। शेफ ने चम्मच उठाया और थोड़ा सा चखा। स्वाद जैसे ही उनके मुंह में पहुंचा, वे कुछ पल के लिए ठहर गए, मानो इस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आंखें हल्की चौड़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत संभाल लिया। उन्होंने चम्मच वापस रखा और बिना कुछ कहे मूल्यांकन जारी रखा। उनके सहायक, जिन्होंने भी स्वाद चखा, फुसफुसाते हुए बोले, यह तो वही है जैसा पहले यहां बनाया जाता था। पर यह नुस्खा इन्हें कैसे पता? रमेश शांत खड़े थे, मानो इन बातों का उन पर कोई प्रभाव न हो। शेफ ने अन्य व्यंजनों का मूल्यांकन किया, लेकिन उनकी एकाग्रता बार बार रमेश के पकवान की ओर जा रही थी। प्रतिभागी, जो पहले रमेश को उपेक्षित नजरों से देख रहे थे, अब उनके व्यंजन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। यह कौन सी रेसिपी है? एक प्रतिभागी ने पूछा। शेफ ने एक गहरी नजर रमेश पर डालते हुए कहा, यह बहुत प्रामाणिक और अनोखा है। लेकिन उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो संकेत दे रहा था कि वे रमेश और उनके पकवान के बारे में और जानते हैं। क्लास समाप्त होने की घोषणा करते हुए शेफ ने अपने सहायक को पास बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, यह स्वाद तो वही है जो हमने सालों पहले यहां बनाया था, लेकिन अब इसे कोई नहीं जानता। यह नुस्खा इन्हें कैसे मालूम? सहायक ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन शेफ के चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट थी। क्लास समाप्त होने के बाद भी रमेश पर नजरें टिकी रहीं, लेकिन वे इससे बिल्कुल अनभिज्ज दिखे। उन्होंने अपने बर्तन समेटे, कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित किया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। एक प्रतिभागी ने उनके पास जाकर पूछा, आपने यह कहां सीखा? रमेश ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह कोई राज नहीं है, यह बस यादों का हिस्सा है। उनकी यह बात साधारण लगने के बावजूद गहरी थी। जैसे ही रमेश कमरे से बाहर निकले, शेफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सर, उन्होंने हल्के लहजे में शुरुआत की, आपका व्यंजन बहुत परिचित लगा। आपने यह कहां सीखा? रमेश ने कुछ पल के लिए उनकी ओर देखा, लेकिन तुरंत उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जरूरी चीजें अक्सर वही होती हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं।
फिर उन्होंने अपनी थैली उठाई और बाहर निकल गए। शेफ कुछ पल तक दरवाजे की ओर देखते रहे जहां से रमेश बाहर गए थे। उनकी कही बातों में गहराई थी जिसने शेफ को विचलित कर दिया। उन्होंने सहायक से पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि पुरानी रेसिपी अब किसी और के पास नहीं है? सहायक ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन शेफ की असमंजस की स्थिति बनी रही। रमेश जैसे ही रिसॉर्ट के गलियारों में आगे बढ़े, उनके पीछे रसोई की खुशबू जैसे उनकी उपस्थिति की गवाही दे रही थी। उन्होंने मुख्य रेस्तरां की ओर एक बार देखा, लेकिन बिना रुके अपनी दिशा में आगे बढ़ गए। इस बीच रमेश की रहस्यमय उपस्थिति और उनकी गहरी समझ ने न केवल क्लास के प्रतिभागियों बल्कि कर्मचारियों के बीच भी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी थी। यह व्यक्ति कौन है और इसे इतना कुछ कैसे पता है जो बाकी सब भूल चुके हैं? आदित्य वर्मा, रिसॉर्ट के प्रबंधक, अपनी सटीकता और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उनकी टीम और मेहमान दोनों ही उनकी सूझबूझ के कायल थे। लेकिन उस दोपहर आदित्य सामान्य से अधिक तनाव में दिख रहे थे। उन्हें रमेश की असामान्य गतिविधियों और कुछ मेहमानों की शिकायतों के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने का निर्णय लिया। तेज कदमों से भव्य लॉबी से गुजरते हुए वे रेस्तरां की ओर बढ़े, जहां उन्हें बताया गया था कि रमेश आराम से दोपहर का भोजन कर रहे थे। आदित्य की मुस्कान औपचारिक थी, लेकिन उनकी भौहों की हल्की सिकुड़न उनके भीतर की बेचैनी को छिपा नहीं पा रही थी। रमेश बगीचों के दृश्य वाली एक शांत मेज पर बैठे बड़े इत्मीनान से एक साधारण सा भोजन कर रहे थे। उनका भोजन वहां के आसपास परोसे जाने वाले भव्य और परिष्कृत व्यंजनों से बिल्कुल अलग था। जब आदित्य उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर थे, मानो वह किसी गहन चिंतन में लीन हो। आदित्य ने मेज के पास रुककर अपनी नियंत्रित और औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते सर, उम्मीद है कि आपकी यहां की यात्रा सुखद रही होगी। रमेश ने धीरे से नजरें उठाईं और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, काफी दिलचस्प अनुभव है। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें कुछ मेहमानों से फीडबैक मिला है। वे आपकी कुछ असामान्य गतिविधियों को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। आदित्य ने अपनी बात को शालीन और विनम्र बनाए रखने के लिए शब्दों का चयन सावधानी से किया, लेकिन उनका स्वर दृढ़ था। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी मेहमान यहां सहज महसूस करें। हो सकता है कि आप अपने समय को अधिक सामान्य क्षेत्रों तक सीमित रखना पसंद करें। यह एक सुझाव जैसा था, लेकिन वास्तव में यह एक परोक्ष निर्देश था। रमेश ने इसे ध्यान से सुना। उन्होंने कांटा अपनी प्लेट पर रखा और अपने हाथों को मेज पर टिकाते हुए उत्तर दिया, मैं आपकी चिंता को समझता हूं श्रीमान आदित्य, लेकिन मुझे लगता है कि मैं केवल वही कर रहा हूं जिसके लिए मैंने भुगतान किया है, उससे अधिक कुछ नहीं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनके स्वर में ऐसा आत्मविश्वास था जो आदित्य की प्रबंधन की आदतों को चुनौती देता प्रतीत हो रहा था। आदित्य कुछ पल के लिए ठहर गए। पहली बार उनकी सामान्य अधिकारपूर्ण उपस्थिति का किसी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली। बिल्कुल सर, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि माहौल सभी के लिए सामंजस्यपूर्ण बना रहे। शायद आप रिसॉर्ट के अधिक शांतिपूर्ण क्षेत्रों का आनंद लेना पसंद करें। उनका यह प्रयास समझाने से अधिक पितृसत्तात्मक लग रहा था। रमेश ने चारों ओर एक बार नजर दौड़ाई, जैसे वह जगह का फिर से जायजा ले रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सामंजस्य, यह दिलचस्प शब्द है। यह जगह पहले ज्यादा सामंजस्यपूर्ण थी। आदित्य उनकी इस बात पर चौंक गए। उन्होंने सवालिया नजर से पूछा, क्या आप पहले यहां आ चुके हैं? रमेश ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उन्हें देखा और सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बगीचे की ओर देखते हुए कहा, कह सकते हैं कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। अब आदित्य असहज महसूस करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि रमेश किसी आम मेहमान की तरह नहीं है। आदित्य ने अभी इस स्थिति को समझने की कोशिश ही की थी कि रमेश ने एक और टिप्पणी की, जिसने उन्हें पूरी तरह विचलित कर दिया। यह बदलाव, इनमें से कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ ने इस जगह से कुछ छीन लिया है। आदित्य ने संयम बनाए रखते हुए पूछा, और वह क्या है सर?
रमेश ने पहली बार आदित्य की आंखों में सीधा देखा और शांत स्वर में कहा, इसकी आत्मा। यह जवाब साधारण था, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा था कि आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि इस बातचीत को और लंबा खींचना सही नहीं होगा। उन्होंने मजबूरी में कहा, आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद सर। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी यात्रा सुखद रहे। उन्होंने औपचारिक मुस्कान दी और झुककर जाने लगे, लेकिन रमेश की आंखों में जो गहराई थी वह आदित्य के मन में घर कर गई। रेस्तरां से बाहर निकलते ही आदित्य सीधे अपने कार्यालय की ओर गए, जहां कुछ कर्मचारी मेहमानों की रिपोर्ट लेकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा थोड़ा तेजी से बंद किया, जिससे सभी का ध्यान उनकी ओर गया। यह आदमी कुछ अलग है, मैं चाहता हूं कि इस पर नजर रखी जाए। आदित्य ने अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश दिए। कर्मचारियों ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया, लेकिन आदित्य का चेहरा उनकी भीतर की बेचैनी को साफ दर्शा रहा था। रमेश वर्मा के व्यक्तित्व में एक ऐसा रहस्य था जो हर किसी को चकित कर रहा था। उनके आचरण और दृष्टिकोण में कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं था। दूसरी ओर रमेश ने अपनी प्लेट को इत्मीनान से खत्म किया, बिल चुकाया और वेटर को उदार टिप दी। उनके चेहरे पर वही शांति और सहजता झलक रही थी। रेस्तरां से बाहर निकलते ही उन्होंने रिसॉर्ट के बगीचों में धीमे कदमों से चलना शुरू किया। हर पेड़, हर कोने को वे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी गहरी स्मृति को खोज रहे हों। अपने कार्यालय की खिड़की से आदित्य ने उन्हें जाते हुए देखा। वह अपनी नजरें रमेश से नहीं हटा पा रहे थे। यह आखिर क्या ढूंढ रहे हैं? आदित्य ने अपने आप से कहा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि रमेश वर्मा उस स्थान के बारे में कुछ जानते हैं जिसे वहां के बाकी लोग भूल चुके हैं। रमेश ने बगीचे में चलते हुए एक छोटे से खुले स्थान पर ठहराव लिया जो स्पा के पास था। वहां कुछ समय तक खड़े होकर उन्होंने पौधों और डिजाइन को निहारा। तभी एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं सर? रमेश ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, बस याद कर रहा हूं कि पहले यह जगह कैसी थी। यह शब्द उन्होंने जैसे खुद से ही कहे। उसी समय अपने कार्यालय में आदित्य एक शिकायत पर गौर कर रहे थे। एक वीआईपी मेहमान ने टिप्पणी की थी कि एक अजीब व्यक्ति रिसॉर्ट के प्रीमियम क्षेत्रों में घूम रहा था। यह पढ़कर आदित्य के धैर्य का बांध टूटने लगा। वह रमेश के साथ अधिक सख्ती से पेश आना चाहते थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह हिचक रहे थे। रमेश अपनी धीमी और शांत चाल में रिसॉर्ट का मुआयना करते रहे। उनकी उपस्थिति आदित्य के लिए एक ऐसा रहस्य बन चुकी थी जिसे वह चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। आदित्य के मन में यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि रमेश वर्मा महज एक साधारण मेहमान नहीं थे। सवाल यह था कि वह यहां क्यों आए थे और ऐसा क्या जानते थे जो बाकी सभी भूल चुके थे। रमेश ने अपनी दोपहर रिसॉर्ट के बाहरी इलाकों का निरीक्षण करते हुए बिताई। वह हर एक विवरण को इतनी बारीकी से देख रहे थे मानो कोई अदृश्य कहानी पढ़ रहे हों। मुख्य बगीचे में चलते हुए उनकी नजर एक फूलों की क्यारी पर पड़ी जिसमें कुछ मुरझाए हुए फूल थे। उन्होंने सूखी पंखुड़ियों को हल्के से छुआ और भौहें सिकोड़ लीं। उनके चेहरे पर गहरी सोच उभर आई, लेकिन उन्होंने अपनी चाल जारी रखी। स्विमिंग पूल के पास उन्होंने एक कोने में फेंकी हुई तौलियों का ढेर देखा। यह दृश्य रिसॉर्ट की उत्कृष्ट छवि से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने कुछ क्षण तक उस ढेर को देखा और फिर वहां से गुजरने वाले कर्मचारियों की ओर देखा जो इसे पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे। दिलचस्प, उन्होंने हल्के से खुद से कहा। पास ही कुछ मेहमान धूप सेंकते हुए असंतोष के भाव के साथ बैठे थे। रमेश ने यह सब देखा और महसूस किया कि इस स्थान की बाहरी चमक के पीछे कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। एक माली को पास से गुजरते हुए देखकर रमेश ने उसे रोका और सहज स्वर में पूछा, क्या इन बगीचों में हमेशा से यही पौधे लगाए जाते हैं? माली ने आश्चर्य से देखा और कहा, हां सर, इन्हें कुछ साल पहले लैंडस्केप के समय लगाया गया था। रमेश ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प, पहले यहां एक फव्वारा हुआ करता था, है ना? माली ने झिझकते हुए जवाब दिया, शायद, लेकिन वह मेरे आने से पहले की बात होगी। रमेश ने धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। स्पा के पास उन्होंने कर्मचारियों की गतिविधियों को गौर से देखा।
सब कुछ यांत्रिक और नियमित लग रहा था, जैसे वे अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी के तौर पर कर रहे हों। उत्साह की कोई झलक नहीं थी। उन्होंने एक कर्मचारी से पूछा, क्या आप लोग अब भी खुले में मालिश सेवाएं देते हैं जैसे पहले हुआ करती थीं? कर्मचारी ने एक खाली मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं सर, अब सभी सेवाएं स्पा के अंदर दी जाती हैं। मेहमानों को निजता पसंद है। रमेश ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया, लेकिन उनकी नजरों में गहरी सोच थी। मुख्य लाउंज में पहुंचने पर रमेश ने पारंपरिक कॉफी का ऑर्डर दिया। युवा कर्मचारी थोड़ा भ्रमित हो गया। हमारे मेन्यू में यह कॉफी नहीं है सर, मैं कुछ और सुझा सकता हूं। रमेश ने सिर हिलाया और एक विकल्प स्वीकार कर लिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रात के समय रमेश ने मुख्य रेस्तरां में भोजन का निर्णय लिया। नरम रोशनी और सावधानी पूर्वक सजाई गई मेजों के बीच यह स्थान अत्यंत भव्य लग रहा था। जैसे ही उन्हें उनकी मेज पर ले जाया गया, उन्होंने मेन्यू का सबसे महंगा व्यंजन ऑर्डर किया। यह कदम कर्मचारियों और आसपास बैठे मेहमानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। वेटर ने झिझकते हुए उनका ऑर्डर लिया। जब तक खाना आया, रमेश रेस्तरां की हर गतिविधि का निरीक्षण करते रहे, मानो हर छोटी बड़ी बात उनके लिए कोई बड़ी कहानी का हिस्सा हो। रमेश वेटरों की चाल, उनकी बातचीत का तरीका और ऑर्डर पूरा करने की गति पर गहरी नजर रख रहे थे। जब उनका व्यंजन परोसा गया तो उन्होंने प्लेट को ध्यान से देखा और फिर एक निवाला लिया। उनका स्वाद अनुभव संतोषजनक था, लेकिन उनके चेहरे की अभिव्यक्ति ने कोई भावना प्रकट नहीं की। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह केवल भोजन नहीं कर रहे थे, बल्कि हर पहलू को जांच रहे थे। रेस्तरां उस रात खचाखच भरा हुआ था और रमेश को लेकर मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह इसे कैसे चुका पाएंगे? पास की मेज पर बैठी एक महिला ने धीरे से कहा। रमेश ने अपने आसपास की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह आराम से और धीमी गति से भोजन कर रहे थे, मानो उनके पास समय की कोई कमी न हो। खाने के बाद रमेश ने वेटर को बुलाकर बिल मांगा। उन्होंने नकद में भुगतान किया और एक बड़ी टिप छोड़ दी, जिससे वेटर थोड़ा असहज हो गया। सेवा के लिए धन्यवाद, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और रेस्तरां से बाहर निकल गए। रेस्तरां के बाहर रमेश रिसॉर्ट के गलियारों में घूमने लगे। चलते चलते वह एक दीवार के पास रुके, जो रिसॉर्ट के पुराने इतिहास की तस्वीरों से सजी हुई थी। उनकी नजर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर टिक गई, जिसमें कुछ कर्मचारी एक छोटे भवन के पास मुस्कुराते हुए खड़े थे। रमेश वहां कुछ देर तक खड़े रहे, मानो उस तस्वीर में कुछ खास देख रहे हों जो दूसरों की नजरों से छिपा था। तभी एक कर्मचारी वहां से गुजरा और उन्हें देखकर पूछा, सर, क्या आपको मदद चाहिए? रमेश ने बिना तस्वीर से नजर हटाए कहा, नहीं, मैं बस अतीत देख रहा हूं। अपनी टहलते हुए रमेश रिसॉर्ट के खुले बार के पास पहुंचे, जहां मेहमान ऊंची आवाज में हंसते और बातें करते दिख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वेटर ने गलती से अपनी ट्रे गिरा दी और उसका सुपरवाइजर तुरंत उसे डांटने लगा। रमेश ने इस घटना को बिना हस्तक्षेप किए देखा, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने एक और कड़ी अपनी जांच में जोड़ ली हो। रात के आसमान को निहारते हुए रमेश अपने बंगले की ओर लौटने लगे। चारों ओर की शांति दिन भर के असामान्य अनुभवों से बिल्कुल विपरीत थी। उनके हाव भाव में यह स्पष्ट था कि वह कुछ महसूस कर रहे थे, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं था। उनकी अभिव्यक्ति शांत और स्थिर थी, मानो उनके पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद हो। हर कदम के साथ यह और स्पष्ट हो रहा था कि रमेश केवल रिसॉर्ट का आनंद नहीं ले रहे थे, वह हर चीज को परख रहे थे, हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान से जांच रहे थे। सवाल यह था कि क्या वह कुछ ढूंढ रहे थे या उन्होंने पहले ही वह जवाब पा लिया था जिसे बाकी लोग देख नहीं पा रहे थे। इस बीच रिसॉर्ट में तनाव बढ़ रहा था। आदित्य अपने कार्यालय में थे जब कुछ गुस्साए मेहमान अचानक उनसे मिलने पहुंचे। उनमें से एक, जो एक आकर्षक पोशाक पहने हुए व्यक्ति था, सीधे मुद्दे पर आ गया। हम यहां भारी रकम चुका रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति के साथ स्थान साझा करना पड़ रहा है जो साफ तौर पर यहां का नहीं लगता। उनके लहजे से स्पष्ट था कि वह रमेश वर्मा के बारे में बात कर रहे थे।
आदित्य ने औपचारिकता से उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन सामने खड़े गुस्साए चेहरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि खाली शब्दों से मामला सुलझने वाला नहीं था। एक अन्य महिला जो असहज दिख रही थी ने जोड़ा, वह हर जगह दिख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति प्रीमियम क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए, इससे बाकी लोगों का अनुभव खराब हो रहा है। आदित्य, जो पहले से ही पूरे दिन की घटनाओं से दबाव में थे, इन शिकायतों को गंभीरता से ले रहे थे। उन्होंने तुरंत रमेश से बात करने का फैसला किया। आदित्य ने रमेश को खुले बार के पास ढूंढा, जहां वह बड़े आराम से बैठे आसपास की हलचल देख रहे थे। रमेश की शांति और आदित्य की जल्दबाजी के बीच का अंतर साफ झलक रहा था। सर, हमें फिर से बात करने की जरूरत है। आदित्य ने बिना भूमिका के शुरुआत की। कुछ मेहमान आपकी उपस्थिति को लेकर चिंतित हैं। शायद यह बेहतर होगा कि आप अपनी गतिविधियों को सीमित क्षेत्रों में रखें। उनका स्वर इस बार अधिक अधिकारपूर्ण था, जैसे वह इस मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हों। रमेश ने धीरे धीरे नजरें उठाईं। उनकी वही शांत और आत्मविश्वास भरी मुद्रा बरकरार थी। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर स्थिति का मूल्यांकन किया और फिर जवाब दिया, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को यह असुविधाजनक लग सकता है, उन्होंने शांति से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं केवल वही कर रहा हूं जिसके लिए मैंने भुगतान किया है। उनकी आवाज में भले ही शिष्टता थी, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी जिसने किसी भी तर्क को समाप्त कर दिया। आदित्य कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गए। रमेश ने फिर रहस्यमय स्वर में कहा, कल श्रीमान आदित्य, आप समझ जाएंगे कि मैं यहां क्यों हूं। उनके शब्दों ने वातावरण को स्थिर कर दिया। आदित्य असमंजस में पड़ गए, लेकिन रमेश के स्वर ने उन्हें एहसास दिलाया कि स्थिति पर उनका नियंत्रण नहीं था। रमेश ने एक साधारण पेय का ऑर्डर दिया और बैकग्राउंड में चल रहे हल्के संगीत का आनंद लेने लगे। उनकी सरलता और शांत व्यवहार ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। जब वेटर ने उनकी ट्रे लाकर दी तो रमेश ने बड़ी राशि टिप के रूप में दी। बाकी तुम रख लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर उनकी इस उदारता से चकित रह गया। उन्होंने जल्दी से धन्यवाद कहा, लेकिन उनके चेहरे पर छाई हैरानी छिपी नहीं रह सकी। इस बड़ी टिप ने कर्मचारियों के बीच जिज्ञासा का माहौल पैदा कर दिया। चारों ओर चर्चा शुरू हो गई। यह आदमी आखिर है कौन? वह इतनी बड़ी रकम यहां क्यों खर्च कर रहा है? हालांकि सभी उनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनसे सीधे यह पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। उनकी उपस्थिति में ऐसा प्रभाव था जिसने सभी को असहज कर दिया था। रिसेप्शन पर भी फुसफुसाहट चल रही थी। पैसा तो है, लेकिन वह बाकी मेहमानों की तरह व्यवहार नहीं करते, दूसरे ने जवाब दिया, मानो वह हमें परख रहे हों। आपने देखा है कि वह हर चीज को कितनी बारीकी से देखते हैं। रात बीतने के साथ आदित्य की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी भूमिका में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रमेश की रहस्यमय उपस्थिति ने रिसॉर्ट के वातावरण पर गहरा प्रभाव डाला था। अपने कार्यालय में बैठे आदित्य दिन भर की रिपोर्ट्स की समीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार रमेश के शब्दों पर जा रहा था। कल आप समझ जाएंगे कि मैं यहां क्यों हूं। रात के सन्नाटे में रमेश मुख्य बगीचे की ओर बढ़े। वह एक छोटे फव्वारे के पास रुके, जहां पानी की धीमी आवाज गूंज रही थी। उन्होंने ऊपर तारों भरे आकाश की ओर देखा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। तभी एक कर्मचारी वहां से गुजरा। रमेश ने उसे विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। उनकी शांत उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। लाउंज में कुछ मेहमान अब भी रमेश के बारे में बातें कर रहे थे। क्या तुमने देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी टिप दी? एक व्यक्ति ने अपने साथी से पूछा। वह अजीब लगते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह इस जगह के मालिक हों। जब रमेश अपने बंगले की ओर लौटे, तब तक उनकी रहस्यमय उपस्थिति रिसॉर्ट के हर हिस्से में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कर्मचारी उनके बारे में बातें कर रहे थे और आदित्य इस स्थिति से निपटने की योजना बना रहे थे, लेकिन रमेश अपने पीछे बढ़ती जिज्ञासा और हलचल से बेखबर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और देर रात तक उनके कमरे की बत्ती जलती रही। कोई नहीं जानता था कि वह वहां क्या कर रहे थे। उस रात रिसॉर्ट में हर किसी के मन में एक ही सवाल था, रमेश वर्मा आखिर कौन है?
उनकी सादगी और शांति के पीछे क्या छिपा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अगले दिन क्या करने वाले थे जिससे उनकी उपस्थिति का मकसद सबको समझ आ सके। अगली सुबह रिसॉर्ट में असामान्य हलचल थी। तड़के ही काले रंग की एसयूवी गाड़ियों का एक काफिला मुख्य प्रवेश द्वार पर रुका। औपचारिक पोशाक में पुरुष और महिलाएं गाड़ियों से बाहर आने लगे। यह दृश्य देखकर कर्मचारियों में खलबली मच गई। यह सामान्य मेहमान नहीं लगते। एक रिसेप्शनिस्ट ने हल्की घबराहट से अपने साथी से फुसफुसाया। हर कर्मचारी सतर्क हो गया, खुद को सही तरीके से पेश करने और किसी गलती से बचने की कोशिश कर रहा था। आदित्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक, पहले से ही लॉबी में मौजूद थे। उन्होंने तुरंत अपनी औपचारिक और पेशेवर मुद्रा अपनाई और अधिकारियों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। आपका हमारे रिसॉर्ट में स्वागत है, उन्होंने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा। दल के नेता, जिनका चेहरा गंभीर था, ने केवल सिर हिलाया और अपने सहयोगियों को निर्देश दिए, दूसरी मंजिल पर बैठक कक्ष तैयार करें। आदित्य समझ गए कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, लेकिन क्या, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। इसी बीच रमेश वर्मा समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनके शांत कदम रेत पर हल्के निशान छोड़ रहे थे। सूरज की कोमल किरणें समुद्र के पानी पर चमक रही थीं और रमेश क्षितिज को निहार रहे थे, मानो किसी गहरी सोच में लीन हो। रिसॉर्ट के भीतर की व्यस्तता और उनके शांत कदमों के बीच का यह अंतर स्पष्ट था। कुछ मेहमानों ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा, लेकिन रमेश अपनी धीमी और शांत चाल में डूबे रहे, जैसे आसपास की हलचल का उन पर कोई प्रभाव न हो। थोड़ी देर बाद अधिकारियों में से एक, जो फोन पर बात करने के लिए रिसॉर्ट से बाहर निकला था, ने रमेश को समुद्र तट पर देखा। उसने कुछ पल के लिए अपनी कॉल रोक दी और आदर भरे स्वर में कहा, श्रीमान रमेश, सुप्रभात। आपकी समीक्षा के लिए सब कुछ तैयार है। इस बातचीत को पास खड़े कुछ कर्मचारियों ने सुना। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने असमंजस भरी नजरों का आदान प्रदान किया, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। रमेश ने अपनी जानी पहचानी शांति के साथ सिर हिलाया। सुप्रभात, उन्होंने उत्तर दिया। आशा करता हूं आपकी यात्रा सुखद रही होगी। अधिकारी ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ पल चुप रहा। फिर पूछा, क्या आप अभी बैठक करना चाहेंगे या अपनी सैर पूरी करना पसंद करेंगे? रमेश ने फिर से क्षितिज की ओर देखा और बोले, मुझे कुछ और मिनट दें, मैं सुबह की इस हवा का आनंद लेना चाहता हूं। अधिकारी ने तुरंत उनकी बात मानी और आदरपूर्वक पीछे हट गए। लॉबी में खड़े आदित्य यह सब दूर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अधिकारी रमेश से बातचीत करने के बाद वापस लौट आए। यह दृश्य उनके लिए पूरी तरह असमंजस भरा था। वह सोचने लगे, यह वही व्यक्ति है जिससे मैंने कल उनकी गतिविधियां सीमित करने को कहा था। अब वही अधिकारी जिन्हें मैं रिसॉर्ट का सबसे बड़ा सम्मान देता हूं, रमेश के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब अधिकारी वापस लौटे, आदित्य ने सावधानी पूर्वक स्थिति को समझने की कोशिश की। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उन्होंने विनम्रता से पूछा। अधिकारी ने संक्षेप में कहा, सब कुछ नियंत्रण में है, धन्यवाद। उनकी यह छोटी प्रतिक्रिया और कोई स्पष्टीकरण न देने का रवैया आदित्य को और बेचैन कर गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि वह इस पूरी कहानी के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को समझने में चूक रहे हैं। इसी बीच रमेश समुद्र तट की सैर पूरी कर रिसॉर्ट की ओर लौटे। उन्होंने लॉबी में धीमे कदमों से प्रवेश किया, जैसे कुछ खास नहीं हो रहा हो, लेकिन उनकी उपस्थिति अधिकारियों ने तुरंत नोटिस की। दल के नेता, जो आदित्य से बात कर रहे थे, ने अपनी बातचीत बीच में रोक दी और रमेश से मिलने के लिए बढ़े। श्रीमान रमेश, आपको फिर से देखकर खुशी हुई, उन्होंने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। आदित्य जैसे अपनी जगह पर जम से गए। यह दृश्य देखकर वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रमेश ने अधिकारियों का हाथ मिलाकर अभिवादन किया, लेकिन उनकी मुद्रा अब भी सरल और सहज थी। दूसरी ओर अधिकारियों के हाव भाव में गहरा सम्मान झलक रहा था। उनमें से एक ने कहा, हम आपकी समीक्षा के लिए उत्सुक हैं। यह जगह हमेशा आपके लिए बहुत खास रही है। आदित्य ने यह सुना और मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस व्यक्ति को एक साधारण मेहमान समझकर उससे बात की थी, यहां तक कि उसे एक समस्या के रूप में देखा था।
लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि वह एक बहुत बड़े व्यक्ति के सामने थे। दल में से एक ने बैठक शुरू करने का सुझाव दिया, लेकिन रमेश ने हाथ उठाकर संकेत दिया। अभी समय नहीं हुआ है, मुझे कुछ और मिनट दें, उन्होंने शांति से कहा। मैं कुछ चीजें देखना चाहता हूं। अधिकारियों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, मानो उनके निर्देशों का पालन करना उनकी आदत हो। रमेश फिर लॉबी के चारों ओर चलने लगे, उसी ध्यान भरी निगाह से हर चीज का निरीक्षण करते हुए जैसे वह अपनी पहली यात्रा में कर रहे थे। आदित्य अपनी जिज्ञासा पर काबू पाने में असमर्थ एक अधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी अधिकारी इतने व्यस्त थे कि किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आदित्य, जो अब तक हर स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए जाने जाते थे, खुद को पूरी तरह असमंजस में पा रहे थे। लॉबी में अन्य कर्मचारी भी अब रमेश को चुपचाप देख रहे थे। कुछ ही दिनों पहले जो आदमी आलोचना और संदेह का केंद्र था, अब उसकी मौजूदगी में एक अलग ही गरिमा और अधिकार झलक रहा था। जब रमेश एक बड़े फूलों की सजावट के पास रुके तो उन्होंने एक डाली को हल्के से ठीक किया और खुद से बुदबुदाए, अब यह बेहतर है। उनके इस छोटे से कार्य ने वहां खड़े लोगों को हैरान कर दिया। रिसॉर्ट के वातावरण में मानो तनाव और प्रत्याशा भर गई थी। रमेश के हर कदम के साथ यह एहसास बढ़ता जा रहा था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अधिकारियों की प्रतीक्षा, कर्मचारियों की फुसफुसाहट, सब मिलकर इस रहस्य को और गहरा बना रहे थे। यह सवाल अब सबके मन में था, रमेश वर्मा कौन है और उनकी मौजूदगी का असली उद्देश्य क्या है। दूसरी मंजिल पर बने बैठक कक्ष को किसी महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सजाया गया था। उच्च अधिकारी वहां जमा थे और उनकी धीमी आवाजों से माहौल गूंज रहा था। वे रिपोर्ट्स की समीक्षा कर रहे थे और रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। कमरे में मौजूद कर्मचारियों को कुछ और ही अजीब लग रहा था। रमेश वर्मा चुपचाप कमरे में आए और कोने में एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी उपस्थिति की कोई घोषणा नहीं हुई, फिर भी अधिकारियों में से कोई भी हैरान या असहज नहीं हुआ, बल्कि कुछ ने उनकी ओर आदर भरी नजरों से देखा। लॉबी के पास खड़े आदित्य ने यह सब देखा। उनका भ्रम और गहरा हो गया। उन्हें इस बैठक में रमेश की भागीदारी के बारे में कोई सूचना नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह व्यक्ति यहां क्यों था। ऐसा लग रहा था जैसे रमेश का वहां होना स्वाभाविक हो। पिछले कुछ दिनों में रमेश के आचरण ने उनके बारे में किसी विशेष बात का संकेत नहीं दिया था, लेकिन बैठक की शुरुआत में जब अधिकारियों के नेता ने एक छोटा परिचयात्मक भाषण दिया और फिर रमेश की ओर मुड़कर कहा, श्रीमान रमेश, क्या आप शुरू करने से पहले अपनी टिप्पणियां साझा करना चाहेंगे? तो आदित्य जैसे स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी दुनिया पलट गई हो। यह स्पष्ट हो गया था कि रमेश इस बैठक का केंद्र बिंदु थे। रमेश धीरे धीरे उठे, अपनी साधारण सी शर्ट ठीक की और कमरे के सामने चले गए। उनकी चाल में शांति थी और उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत आभा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें अब उन्हीं पर थीं, लेकिन रमेश बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली थी। उसमें एक ऐसी गहराई थी कि सभी का ध्यान उनकी ओर खींच गया। यह स्थान हमेशा संभावनाओं से भरा रहा है, उन्होंने कहना शुरू किया, लेकिन हाल के समय में मैंने देखा है कि कुछ मूलभूत चीजें अनदेखी हो रही हैं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। रमेश ने धीरे धीरे मुद्दे उठाने शुरू किए। बगीचों की उपेक्षा, कर्मचारियों की सेवा में आत्मीयता की कमी और अनुभवों में सांस्कृतिक पहचान का अभाव। उनके हर शब्द पर अधिकारी सहमति में सिर हिला रहे थे, मानो उनके विचार पहले से ही उनकी सोच का हिस्सा हों। दूसरी ओर आदित्य घबराए हुए थे। वह यह समझने में असमर्थ थे कि रमेश को रिसॉर्ट की आंतरिक प्रक्रियाओं की इतनी गहरी जानकारी कैसे है। शानदारता केवल वह नहीं है जो आंखों को दिखती है, रमेश ने गहराई से कहा। यह वह है जो मेहमान महसूस करते हैं, और फिलहाल जो वे यहां महसूस कर रहे हैं वह एक अलगाव है। उनकी बातें न केवल सटीक थीं, बल्कि उनमें गहराई और सच्चाई भी थी। रमेश इस जगह के केवल बाहरी पहलुओं के बारे में नहीं, बल्कि इसके मूल्यों और इतिहास के बारे में भी बात कर रहे थे। आदित्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी एक अधिकारी ने बीच में सवाल किया,
श्रीमान रमेश, आपके अनुसार इसे कैसे सुधारा जा सकता है? रमेश ने बिना रुके उत्तर दिया, अपनी जड़ों को फिर से पाना होगा, याद करना होगा कि यह स्थान क्यों बनाया गया था, और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पहलू इसे प्रतिबिंबित करे। बात सबसे महंगी चीज की नहीं, बल्कि सबसे प्रामाणिक चीज की है। कमरे में फिर से कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अधिकारी उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए गहरे चिंतन में डूब गए। आदित्य खुद को रोक नहीं सके। वह कमरे में प्रवेश कर गए और एक बहाने के साथ बोले, मुझे क्षमा कीजिए, बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने सीधे रमेश की ओर देखा, मानो उनसे किसी उत्तर की उम्मीद कर रहे हों। लेकिन रमेश ने केवल हल्के से सिर हिलाया, जैसे उनकी उपस्थिति का कोई खास महत्व न हो। एक अधिकारी ने आदित्य को औपचारिक स्वर में जवाब दिया, सब कुछ नियंत्रण में है, और बिना कोई और विवरण दिए उन्हें वापस जाने का संकेत दिया। आदित्य कमरे से बाहर आ गए, लेकिन उनका दिल जोर से धड़क रहा था। वह जान गए थे कि यह सामान्य स्थिति नहीं थी। हर शब्द जो रमेश ने कहा था, उसमें गहरी सच्चाई थी। अधिकारी रमेश को स्पष्ट रूप से अत्यधिक महत्व दे रहे थे। आदित्य को अब यह एहसास हो गया था कि उन्होंने रमेश को शुरुआती दिनों में कम आंकने की भारी गलती की थी। कमरे के अंदर रमेश अब धीमे और हल्के स्वर में बोल रहे थे, मानो कोई पुरानी यादें साझा कर रहे हों। उन्होंने बताया कि यह रिसॉर्ट पहले आतिथ्य और प्रामाणिकता का प्रतीक था। एक ऐसा समय था, उन्होंने कहा, जब यहां से जाने वाला हर मेहमान केवल तस्वीरें ही नहीं, बल्कि ऐसी यादें लेकर जाता था जो कहीं और नहीं बन सकती। उनकी आवाज में एक विशेष नॉस्टैल्जिया थी, जिसने अधिकारियों के दिलों को छू लिया। आदित्य, जो अब दरवाजे के बाहर खड़े थे, बातचीत को सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके मन में एक ही सवाल था, इस रिसॉर्ट में कितने लोग रमेश की असली पहचान के बारे में जानते थे? बैठक के दौरान रमेश ने हर सवाल का जवाब न केवल सटीकता से दिया, बल्कि उनके उत्तरों में गहरी अंतर्दृष्टि झलक रही थी। यह बदलाव, उन्होंने कहा, इस स्थान की मूल भावना से मेल नहीं खाते। बैठक खत्म होने पर रमेश ने सभी को धन्यवाद दिया और अपनी जगह पर लौट गए। अधिकारी चर्चा में व्यस्त रहे, लेकिन यह स्पष्ट था कि रमेश की बातों ने पूरे माहौल को बदल दिया था। जब रमेश बैठक कक्ष से बाहर निकले, तो आदित्य ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, एक अधिकारी ने उन्हें रोककर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। रमेश ने शांत चाल से गलियारे में चलना शुरू किया। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन अब कर्मचारियों की नजरें उन्हें अलग तरीके से देख रही थीं। रमेश अब किसी साधारण मेहमान की तरह नहीं लग रहे थे। उनकी मौजूदगी ने न केवल अधिकारियों को प्रभावित किया था, बल्कि रिसॉर्ट के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सवाल यह था कि रमेश वर्मा का इस रिसॉर्ट से असली रिश्ता क्या था, और उनके शब्दों का इतना प्रभाव क्यों था। रिसॉर्ट में सुबह का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। मुख्य हॉल में सभी कर्मचारियों को आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया गया था। ऐसा बहुत समय बाद हो रहा था। धीरे धीरे हॉल में कर्मचारियों का जमावड़ा होने लगा। फुसफुसाहट और बेचैनी हर जगह महसूस हो रही थी। रमेश वर्मा अपने जानी पहचानी शांत मुद्रा के साथ अधिकारियों के बगल में खड़े थे। उनकी उपस्थिति ने यह संकेत दिया कि कुछ बड़ा होने वाला था। अधिकारियों के नेता ने औपचारिक स्वर में बैठक की शुरुआत की। उन्होंने कर्मचारियों को अब तक के उनके काम के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन जल्द ही उनकी बातों की दिशा बदल गई। आज हम आप सबके साथ इस रिसॉर्ट के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा, और फिर रमेश की ओर मुड़ गए। हर कोई उत्सुकता और भ्रम से रमेश को देखने लगा। फिर अधिकारी ने वह बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। श्रीमान रमेश, इस स्थान के मालिक के रूप में क्या आप कर्मचारियों से बात करना चाहेंगे? हॉल में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। आदित्य को महसूस हुआ कि उनका चेहरा गर्म हो रहा है। उनकी नजरें रमेश पर टिक गईं और वह अविश्वास से भर गए। कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। मालिक?
एक कर्मचारी ने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनका चेहरा शांत था। हां, उन्होंने अपनी स्थिर और शांत आवाज में कहा, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। मैं इस रिसॉर्ट का संस्थापक और वास्तविक मालिक हूं, और मैं पिछले कुछ दिनों से यहां यह देखने के लिए आया था कि सब कुछ कैसे चल रहा है। उनके शब्द किसी बम की तरह गिरे। आदित्य अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनकी सारी हिम्मत मानो खो गई थी। वह अपनी हाल की बातचीत को याद कर रहे थे जब उन्होंने रमेश से उनकी गतिविधियां सीमित करने को कहा था। रमेश ने आगे कहा, मेरी यह यात्रा बिना किसी घोषणा के थी, क्योंकि मैं इस जगह को एक साधारण मेहमान की नजर से देखना चाहता था, और जो मैंने देखा वह निराशाजनक था। उन्होंने अपनी टिप्पणियों को विस्तार से साझा किया। उन्होंने बगीचों की उपेक्षा, यांत्रिक सेवाओं और मेहमानों के अनुभवों में प्रामाणिकता की कमी पर बात की। आपने इस स्थान को ऐसा बना दिया है जो दिखने में तो शानदार है, लेकिन अपनी आत्मा खो चुका है। उन्होंने सीधे आदित्य की ओर देखते हुए कहा, यह स्थान विशेष इसलिए था क्योंकि यहां हर छोटे विवरण पर ध्यान दिया जाता था। हर मेहमान का स्वागत दिल से किया जाता था, और यहां आने वाला हर व्यक्ति सम्मान पाता था। आदित्य को महसूस हो रहा था कि रमेश की हर बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रही थी। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की। श्रीमान रमेश, शायद कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। हम हमेशा। रमेश ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं यहां बहाने सुनने नहीं आया हूं आदित्य, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। मैं यहां चीजों को ठीक करने आया हूं, और यह काम अब से शुरू होता है। हॉल में फिर से खामोशी छा गई। सभी कर्मचारियों की नजरें रमेश पर टिक गईं। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि अब क्या होने वाला है। रमेश ने कर्मचारियों की ओर रुख किया और कहा, यह रिसॉर्ट मेरे लिए केवल एक व्यवसाय नहीं है। यह सम्मान, परंपरा और उत्कृष्टता का प्रतिबिंब है। लेकिन जो मैंने यहां देखा वह लापरवाही, अहंकार और भेदभाव था। रमेश ने अपनी शांत और गंभीर आवाज में पिछले दिनों के अपने अनुभवों का वर्णन किया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट और सीधा था। आदित्य, जो अब तक असहाय महसूस कर रहे थे, ने एक बार फिर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। श्रीमान रमेश, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। रमेश ने अधिक दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, यही समस्या है आदित्य, तुम्हें पता होना चाहिए था। एक प्रबंधक के रूप में यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि यह स्थान अपने मूल सिद्धांतों पर खरा उतरे, और तुम इसमें विफल रहे। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। रमेश ने कुछ पल रुककर आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, तुम्हारा समय यहां समाप्त हो चुका है। आज से तुम अपनी सेवाओं से मुक्त हो। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके होंठों तक नहीं आ पाए। वह चुपचाप हॉल से बाहर चले गए। रमेश ने अधिकारियों की ओर रुख किया और कहा, मैं चाहता हूं कि इस पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो इस स्थान की मूल भावना को समझे और इसे साकार कर सके। इस घोषणा ने हॉल में हलचल मचा दी। कुछ कर्मचारी आदित्य के लिए सहानुभूति जता रहे थे, जबकि कुछ ने राहत की सांस ली। इसके बाद रमेश ने एक युवा वेटर को मंच पर बुलाया, जिसने उनके साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार किया था। तुम, उन्होंने उस पर इशारा करते हुए कहा। वेटर चौंक गया और घबराते हुए मंच पर आया। तुमने ईमानदारी और शिष्टता दिखाई है जो यहां कई लोग भूल चुके हैं। आज से तुम सुपरवाइजर बनोगे। वेटर ने झिझकते हुए धन्यवाद कहा, जबकि बाकी कर्मचारी आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रण से उसे देख रहे थे। यही वह दृष्टिकोण है जिसे मैं यहां देखना चाहता हूं, रमेश ने कहा। ऐसा व्यवहार इस स्थान को फिर से गौरवशाली बना सकता है। जो लोग इस दृष्टिकोण के साथ चलना चाहेंगे उन्हें मेरा समर्थन मिलेगा, और जो नहीं चलना चाहेंगे उनके लिए यहां स्थान नहीं है। उनके शब्द सीधे और कठोर थे, लेकिन उनमें स्पष्टता थी। यह रिसॉर्ट एक लंबी यात्रा पर है, रमेश ने कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसे इसके पुराने गौरव तक वापस लाया जा सकता है। यह आप सभी पर निर्भर करता है। मैं एक मौका देने को तैयार हूं, लेकिन मैं परिणामों की उम्मीद करूंगा। हॉल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कर्मचारी चिंतित थे, लेकिन कुछ के चेहरों पर आशा की झलक भी दिखाई दी। रमेश ने अंत में हॉल पर एक गहरी नजर डाली
और अधिकारियों के साथ बाहर निकल गए। उनके जाते ही हॉल में चर्चा शुरू हो गई। यह स्पष्ट था कि रमेश की उपस्थिति ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। अब सवाल यह था, कौन रमेश की नई दृष्टि के अनुरूप खुद को ढाल पाएगा और कौन असफल होगा। अपनी असली पहचान का खुलासा करने के बाद रमेश वर्मा ने सभी कर्मचारियों को मुख्य हॉल में एक और बैठक के लिए बुलाया। इस बार माहौल पूरी तरह से अलग था। उस व्यक्ति के प्रति जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था, अब एक स्पष्ट सम्मान दिख रहा था। जब रमेश छोटे से मंच पर पहुंचे, उनकी शांत और स्थिर मुद्रा ने हॉल में फैली बेचैनी को कुछ हद तक कम कर दिया। उन्होंने अपनी गहरी प्रभावशाली आवाज में कहा, मैं आपसे इस जगह के असली उद्देश्य के बारे में बात करना चाहता हूं। उन्होंने पूरे हॉल पर अपनी नजर दौड़ाई, मानो हर कर्मचारी की भावनाओं को समझ रहे हों। जब यह रिसॉर्ट बनाया गया था, इसका उद्देश्य केवल एक भव्य स्थान बनाना नहीं था। यह एक ऐसी जगह बनानी थी जहां लोग खुद को मूल्यवान महसूस करें, चाहे वह मेहमान हो या कर्मचारी। एक ऐसा स्थान जहां यादें बनाई जाएं और हर चीज की नींव प्रामाणिकता हो। उनके शब्द गहरे और अर्थपूर्ण थे। यह स्थान विशेष इसलिए बना, रमेश ने जारी रखा, क्योंकि इसके निर्माण के मूल्यों ने इसे खास बनाया। हर छोटे से छोटे विवरण का ख्याल रखा जाता था, सच्चा आतिथ्य प्रदर्शित किया जाता था और हर किसी को सम्मान के साथ देखा जाता था। रमेश ने दृढ़ता से कहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि यह सब कहीं खो गया है और यही कारण है कि मैं यहां हूं, इसे फिर से सही करने के लिए। इसके बाद उन्होंने उस युवा वेटर को मंच पर बुलाया, जिसने उनकी उपस्थिति के दौरान शिष्टता और सम्मान दिखाया था। वह युवक मंच पर थोड़ा झिझकते हुए आया, लेकिन रमेश ने उसे एक आत्मीय मुस्कान के साथ स्वागत किया। तुमने दिखाया है कि गरिमा के साथ व्यवहार करना क्या होता है, भले ही तुम्हें यह न पता हो कि सामने वाला कौन है, रमेश ने कहा। इसीलिए मैं तुम्हें सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत कर रहा हूं। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही तालियों की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी, पहले धीमे फिर जोरदार। रमेश ने इस क्षण का उपयोग एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए किया। यह पद नहीं है जो किसी को महान बनाता है, उन्होंने कहा। यह वह तरीका है जिससे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। यही दृष्टिकोण मैं आप सब में देखना चाहता हूं। उन्होंने कर्मचारियों पर नजर डाली। कुछ के चेहरों पर राहत थी, कुछ पर शर्म और कुछ पर दृढ़ निश्चय। यह स्पष्ट था कि उनकी बातों का गहरा प्रभाव हो रहा था। हालांकि रमेश ने यह भी साफ कर दिया कि यह बदलाव आसान नहीं होगा। परिवर्तन समर्पण की मांग करता है, उन्होंने कहा, और जो इसे अपनाने को तैयार नहीं होंगे, उन्हें इस स्थान से विदा लेना होगा। यहां केवल उन लोगों के लिए जगह है जो इस स्थान और इसके मूल्यों का सम्मान करते हैं। उनके शब्दों का वजन हर किसी ने महसूस किया, लेकिन रमेश ने उम्मीद की किरण भी दी। उन्होंने नए सुपरवाइजर की ओर रुख करते हुए कहा, तुम्हारा कार्य आसान नहीं होगा। उनका स्वर प्रोत्साहन से भरा था। तुम्हारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि यह स्थान अपनी प्रामाणिकता और उत्कृष्टता को फिर से प्राप्त करे। याद रखना, यह अधिकार की बात नहीं है, यह नेतृत्व की बात है। नवनियुक्त सुपरवाइजर ने सहमति में सिर हिलाया। वह अब भी रमेश द्वारा उस पर दिखाए गए विश्वास से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस भरोसे को टूटने नहीं देगा। रमेश ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव केवल संचालन स्तर पर नहीं होगा। यहां आने वाले मेहमानों को यह महसूस होना चाहिए कि वे किसी अनोखी जगह पर हैं, उन्होंने कहा। न केवल इसकी भव्यता में, बल्कि उस व्यवहार में जो उन्हें मिलता है। हर बातचीत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हर छोटा विवरण यह दर्शाना चाहिए कि हम कौन हैं। उन्होंने उन मूल्यों का उल्लेख किया जो हर निर्णय के मार्गदर्शक बनने चाहिए। शानदारता का दिखावा करना आसान है, रमेश ने कहा, लेकिन असली मूल्य इसमें है कि हम लोगों को कैसा महसूस कराते हैं, और यह हर एक आप में से शुरू होता है। उनके शब्द उन कर्मचारियों को विशेष रूप से झकझोर रहे थे जिन्होंने हाल के दिनों में खराब व्यवहार किया था। वे चुपचाप सुनते रहे, यह जानते हुए कि अब उन्हें बदलना होगा। रमेश ने अपनी बात इस वादे के साथ खत्म की, मैं यहां भूतकाल का न्याय करने नहीं आया हूं, मैं यहां भविष्य बनाने के लिए आया हूं।
और मुझे विश्वास है कि आप में से कई इसके लिए तैयार हैं। हॉल में बैठे कर्मचारियों ने उनकी बातों से राहत महसूस की, लेकिन साथ ही एक साझा जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। जब रमेश का भाषण खत्म हुआ तो कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। जो कर्मचारी कभी उन्हें नजरअंदाज करते थे, अब उन्हें एक अटूट नेता के रूप में देख रहे थे। रमेश अधिकारियों के साथ हॉल से बाहर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार कर्मचारियों पर नजर डाली। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह अब भी सबकी परख कर रहे हों। हॉल में बचे कर्मचारी आपस में चर्चा करने लगे कि आगे क्या होगा। रमेश की उपस्थिति ने रिसॉर्ट में एक नया जोश और उद्देश्य भर दिया था। शाम को रमेश रिसॉर्ट के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने क्षितिज की ओर देखते हुए कुछ पल के लिए ठहराव लिया। उनकी मुद्रा शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह बदलाव की यात्रा बस शुरू हुई थी। रमेश वर्मा के लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत मिशन था। उनकी उपस्थिति ने यह दिखा दिया कि असली ताकत महंगे कपड़ों या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि ठोस मूल्यों और सच्चे कार्यों में होती है। उन्होंने यह साबित किया कि छोटी छोटी क्रियाएं भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। शायद यह हम सभी के लिए भी सोचने का समय है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम जरूरी चीजों को महत्व दे रहे हैं या केवल बाहरी दिखावे में खो गए हैं? अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। दर्शक बंधु, आगे हम यह भी जानेंगे, मनुष्य के बर्बादी के दिन जब आते हैं तो वह कौन सी 3 गलतियां करता है। पहली गलती, जब बर्बादी का समय आता है तो इंसान सबसे पहले अपने अहंकार का शिकार होता है। उसे लगता है कि वो सबसे बड़ा, सबसे सही है। वो सलाह लेना बंद कर देता है, अपने दोस्तों और परिवार की बातों को नजरअंदाज करता है। लेकिन यही घमंड उसकी गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की बात सुनने से इनकार करते हैं तो अंदर ही अंदर एक अलग सा डर पैदा होता है? यही डर आपको और गलतियों की तरफ खींचता है। दूसरी गलती, इंसान बर्बादी के समय अपनी प्राथमिकताएं बदल देता है। जो चीजें सही मायनों में जरूरी होती हैं, जैसे परिवार, सेहत और ईमानदारी, वो इन्हें छोड़कर दिखावे और शॉर्टकट्स का पीछा करने लगता है। उसे लगता है कि पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये सब चीजें टिकाऊ नहीं होती। क्या आपने देखा है कि जो लोग शॉर्टकट्स का सहारा लेते हैं, उनकी खुशियां कितनी छोटी होती हैं? धीरे धीरे ये चीजें इंसान को खोखला बना देती हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, बर्बादी के समय इंसान अपने मूल सिद्धांतों से समझौता करने लगता है। वो अपने नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर देता है। सही और गलत का फर्क मिट जाता है। उसे लगता है कि जो भी हो, बस उसका काम निकलना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि बर्बादी का सबसे पहला लक्षण यही है, जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब आप गलत करते हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी क्यों होती है? यही बेचैनी आपके पतन का पहला कदम होती है। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 गलतियों से बच सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। अहंकार, गलत प्राथमिकताएं और अपने सिद्धांतों से समझौता, ये 3 दुश्मन आपकी सफलता और खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाएं। क्या आप भी कभी इन गलतियों का शिकार हुए हैं? नीचे कमेंट करके अपनी कहानी जरूर बताएं। इस तरह की और गहरी और सच्चाई से भरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।